जी, तो अब हम डिस्कस करने लगे हैं अपना लास्ट पार्ट। अपने पास लेट डीसीटी है और कलेक्टिंग डक्ट है। इसमें हमने क्या देखना है, दो तरह के सेल्स होते हैं। एक होते हैं प्रिंसिपल सेल्स, सही है, प्रिंसिपल सेल्स। और जो प्रिंसिपल सेल्स है ना, इनके दरमियान में मौजूद होते हैं इंटरकलेटेड सेल्स, सही है। मतलब इनके दरमियान में मौजूद होते हैं इंटरकलेटेड सेल्स, मतलब इंटरकलेटेड बिटवीन प्रिंसिपल सेल्स। वैसे दो तरह के हैं जो अपना गाइटर में लिखी है, लेकिन आपने यहाँ बुक में BRS में ना अल्फा इंटीग्रेटेड सेल्स डिस्कस की हैं, तो अभी फिलहाल इन्हीं को डिस्कस करेंगे हम भी। तो क्या क्या नाम है इनके, ये आगे प्रिंसिपल सेल्स और बीच वाले आगे अल्फा इंटीग्रेटेड सेल्स। पहले हम लोग अल्फा इंटीग्रेटेड सेल्स को देख लेते हैं कि ये किस तरह के। मैं एक को बनाऊंगा जी, तो ये मैंने बनाया अल्फा इंटीग्रेटेड सेल, सही है। अब मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, तो मैंने ये ना इसमें आपको दिखाया है जो अल्फा इंटीग्रेटेड सेल्स है ना, ये वाले अल्फा इंटीग्रेटेड सेल। इसके साइड पे दो वैसे मैंने प्रिंसिपल सेल बना दिए ताकि आपको इनकी लोकेशन याद। इनका क्या सीन है कि इनके अंदर ना एक एंजाइम रिच होता है। कौन सा एंजाइम? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। क्या नाम है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। इस एंजाइम की कैपेबिलिटी है असल में ना, अगर आपको पता हो, जो H2CO3 है, अगर वैसे ये डिजोल्व होकर प्लाज्मा में, सॉरी, अगर प्लाज्मा में डिजोल्व होकर टूटे तो ये HCO3 नेगेटिव और H प्लस में कन्वर्ट होता है। इसी तरह अगर H प्लस या HCO3 मिले तो ये H2CO3 बनाते हैं। ऐसे ही होता है जो प्लाज्मा में डिजोल्व होने पे होता है। लेकिन ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम क्या करता है, इसके पास ये पावर है कि ये H2O, जो H2CO3 है, सॉरी H2CO3 है, इसको ना H2O और CO2 में तोड़ सकता है। इसके पास ये पावर है। और इसी तरह ये इन दोनों को मिला के H2CO3 बना सकते हैं। आई बात समझ? अच्छा, एक मिनट, इसको ना मैं, जी, तो यहाँ आ जाते हैं। अब ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है ना, ये क्या करता है, CO2 भी आपको पता है सेल के अंदर मौजूद होती है, वाटर भी मौजूद होता है, इनको मिला के नहीं, बल्कि पहले ये करता एक्टिव कब होता है? एक्टिव तब होता है किसी वजह से ना प्लाज्मा में आपके काफी ज्यादा एसिडोसिस हो। ये ना बड़ा सेंसिटिव होता है एसिडोसिस की। अगर आपके पीएच कम हो जाए, प्लाज्मा में एसिडोसिस होना, तो वो ये डिटेक्ट कर लेता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इस एसिडोसिस को। और ये क्या करता है, ये एक्टिवेट होने के बाद CO2 और वाटर को मिला के H2CO3 बनाते हैं। ठीक है, H2CO3 फिर अपने आप डिसोसिएट होते हैं बाइकार्ब के अंदर और हाइड्रोजन आयन के अंदर। ये जो बाइकार्ब है इसको भेज दिया जाता है प्लाज्मा के अंदर, और जो H प्लस है इसके लिए पंप लगे होते हैं, हाइड्रोजन ATPase, ये इसको पंप कर देते हैं यूरिन के अंदर। यहाँ तक इजी है। इससे होगा क्या, एसिडोसिस हुई, एक मिनट, एक बंदे को एसिडोसिस हुई, उसका एसिडिक ज्यादा हुआ, पीएच उसकी कम हुई, इसने एक्टिवेट किया कार्बोनिक एनहाइड्रेज को। इस चीते ने एक्टिवेट होके क्या बना दिया, बाइकार्ब को इसने बाहर प्लाज्मा में भेज दिया, और दूसरा हाइड्रोजन को बॉडी से बाहर फेंकना शुरू कर दिया यूरिन में, और एसिडिक यूरिन प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। तो इसने पीएच को मेंटेन करने में हेल्प की। बड़ा इंपॉर्टेंट यानी कि हार्मोन है हमारा। यहाँ तक कुछ कुछ बात समझ में आई? बस ये इसका एक सिंपल सा मैकेनिज्म है। अच्छा, एक और हमारे पास होता है बीटा इंटीग्रेटेड सेल्स, मैंने आपको बताए थे ना, जो कि हमारी बुक इसमें नहीं लिखे हुए, BRS में। तो वैसे मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ, जो बीटा इंटीग्रेटेड सेल्स होते हैं ना, ये बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। मतलब उसका ये वाला जो चैनल है ये इस साइड पे लगा होगा और ये चैनल इस साइड पे लगा होगा। एक्चुअली ये बाइकार्ब को ल्यूमिनल फेंकते हैं बीटा इंटीग्रेटेड सेल्स, और जो H प्लस है उसको फेंकते हैं प्लाज्मा में। ठीक है, लेकिन इसको मैं डिस्कस नहीं करना, जस्ट कभी आप देखो तो आपको मसला ना हो इसलिए बताया। यहाँ तक सही सीन है। ये हमारा ओवरऑल फंक्शन है अल्फा इंटीग्रेटेड सेल का। अब हम चलते हैं प्रिंसिपल सेल की तरफ। बल्कि उससे पहले मैं आपको एक और बात का इजाफा करना चाहता हूँ। वो ये कि ये जो H प्लस है ये इस तरह फ्री फॉर्म में नहीं जाता, मतलब ये फ्री फॉर्म में एक्सक्रीट नहीं होता। पीछे से ना कुछ, आपको याद है फॉस्फेट, जो 15% फॉस्फेट आ रहा होता है हमारे पास, अगर आपको याद हो, तो वो जो फॉस्फेट आता है ना, वो आता है हमारे पास HPO4 2 नेगेटिव, ठीक है, इस फॉर्म में, या फिर H2PO
4 नेगेटिव इस फॉर्म में, ठीक है, या फिर अमोनिया भी आ रहा होता है। ये हमारे पास पीछे से आ रहे होते हैं, ये इसको यूरिन में आपको पता है इनको निकालना होता है, तो ये कहीं से रीअब्सॉर्ब नहीं हो रहे होते। अब यही आते आते ना इधर हाइड्रोजन भी एक्सक्रीट होता है, तो हाइड्रोजन के साथ मिलके H2PO4 नेगेटिव, मतलब ये वाला जो है ना, ये हाइड्रोजन के साथ मिलके H2PO4 नेगेटिव बना देते हैं, सही है। और अगर अमोनिया मिले तो NH4 प्लस, ये बना देते हैं, अमोनियम आयन बना देते हैं, और इस तरह भी ये एक्सक्रीट हो जाते हैं, ठीक है। तो बस ये सिंपल सी स्टोरी है। अच्छा, तो अब हम लोग ना प्रिंसिपल सेल में आपको दिखाऊं, ये मैंने एक प्रिंसिपल सेल ड्रा की है, और इसके साथ ही अल्फा इंटीग्रेटेड सेल भी ड्रा की है। तो अभी आप फोकस अपना इस तरफ रखें। जो प्रिंसिपल सेल है ना, इसका क्या सिस्टम है कि इसके जो बेसोलैटरल स्पेस है वहाँ पे बाकी सेल्स की तरह यहाँ भी सोडियम पोटेशियम एटीपीएस है, और उसके ना जो ल्यूमिनल साइड है वहाँ पे सोडियम चैनल्स हैं और साथ में पोटेशियम चैनल्स हैं। तो सिंपल सी स्टोरी ये होती है कि सोडियम को सेल से बाहर फेंकते हैं ये पंप, और पोटेशियम को अंदर फेंकते हैं, और ये चैनल्स फिर इसी वजह से सोडियम को अब्जॉर्ब कर लेते हैं और पोटेशियम को एक्सक्रीट कर लेते हैं। यहाँ तक सिंपल सी बात। लेकिन ये रेगुलेट होता है, मैंने आपको बताया था कि ये इसकी रेगुलेशन होती है एल्डोस्टेरोन करते हैं। तो एल्डोस्टेरोन कैसे करते हैं? तो एल्डोस्टेरोन ऐसे करते हैं कि एल्डोस्टेरोन एक ना लिपिड सोल्यूबल है। अब एक मिनट जी, यहाँ देखें, ये अपने पास सपोज अंदर डीएनए पर है। अब होता ये है कि एल्डोस्टेरोन एक लिपिड सोल्यूबल हार्मोन है, ये अंदर जाता है सेल के, इसके ना इधर रिसेप्टर पड़े होते हैं, एक रिसेप्टर पड़ा होता है, ये जाके अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है, ठीक है। और फिर ये अपना रिसेप्टर और एक मिनट, ये अपना रिसेप्टर, ये और इसका रिसेप्टर जो है ना सेल के अंदर जाते हैं, वहां जाके डीएनए एक्टिवेशन करवाते हैं, और ये क्या करते हैं, अपने पास ये जो चैनल्स हैं, सोडियम के चैनल्स हैं, इनकी तादाद भी बढ़ाते हैं। ये जो पोटेशियम की चैनल्स है, डीएनए को एक्टिवेट करके ना इनकी प्रोडक्शन करवाते हैं, पोटेशियम के चैनल्स भी बढ़ाते हैं, और साथ में ये जो पंप है सोडियम पोटेशियम एटीपीएस, इनको भी ज्यादा करवाते हैं। एज ए रिजल्ट क्या होगा, जब ये सब कुछ ज्यादा हो जाएगा तो ज्यादा सोडियम रीअब्सॉर्ब होगा, ठीक है, और ज्यादा पोटेशियम एक्सक्रीट होगा। समझ आ रही है बात? तो इस वजह से जब एल्डोस्टिरोन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो ये सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन, और साथ में डेफिनेटली जब सोडियम जाएगा तो वाटर भी जाएगा, ऐसे ही ना, वाटर भी इसको फॉलो करेगा अपने अपने रूट से, वो मैं आपको रूट से दिखाता हूँ। सोडियम की और वाटर की रीअब्सॉर्प्शन को बढ़ाते हैं, ठीक है, और दूसरा क्या करते हैं, पोटेशियम के एक्सक्रीशन को ज्यादा करते हैं, पोटेशियम की एक्सक्रीशन को ज्यादा करते हैं, ठीक है। ये हाइड्रोजन के एक्सक्रीशन को भी ज्यादा करते हैं। वो कैसे करते हैं? वो ये इस तरह करते हैं, वो बात थोड़ी वैसे मिस हो गई थी। ये जो एल्डोस्टेरोन है ना, ये जाके अपने पास एक मिनट जी, जो ये एल्डोस्टेरोन है ना, ये जाके ये हाइड्रोजन एटीपीएस है ना, इसको एक्टिविटी को ज्यादा बढ़ाता है, जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन की भी अल्फा इंटीग्रेटेड सेल से एक्सक्रीशन करवाते हैं। वैसे तो ना यहाँ एक और ट्रांसपोर्टर होता है, ये मैं अब एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा नहीं है वैसे, एक और ट्रांसपोर्टर होता है जिसका नाम होता है हाइड्रोजन पोटेशियम हाइड्रोजन हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस, ये भी एक होता है एंजाइम। तो बस सॉरी ट्रांसपोर्टर, ये इसकी एक्टिविटी को भी बढ़ाता है। तो अगर आपने सिंपली बात याद रखनी है, इसको नाम भी याद रखें, बस ये हाइड्रोजन एटीपीएस को याद रख लें। तो अल्फा इंटीग्रेटेड सेल में ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटीपीएस को एक्टिवेट करके हाइड्रोजन की एक्सक्रीशन ज्यादा करते हैं। प्रिंसिपल सेल्स में आपने देखा ये सेल के अंदर जाके किस तरह, वहां भी सेल के अंदर जाके ऐसे ही करते हैं, यहाँ भी सेल के अंदर जाके ये सारे ट्रांसपोर्टर्स बढ़ा के सोडियम वाटर की रीअब्जॉर्प्शन और हाइड्रोजन पोटेशियम की एक्सट्रैक्शन करवाते हैं। अच्छा, यहाँ तक तो चलो हमें समझ आ गई। अब एक और हार्मोन है जो कि प्रिंसिपल सेल पे एक्ट करता है। मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ जो लेट डेंसिटी और कलेक्टिंग डक्ट, यहाँ पे सारा कंट्रोल हमारी बॉडी करती है कि मैंने वाटर रखना है नहीं रखना, मैंने सोडियम रखना है कि नहीं रखना। यहाँ से पहले जो हो रहा था वो बस हो रहा था, उस पर इतना कंट्रोल नहीं था, लेकिन यहाँ सारा कंट्रोल्ड मैनर में है। इसलिए मैं आपको अब इधर एक और हार्मोन आ गया है, तो इसके हवाले से परेशानी होना। नए हार्मोन का नाम है एडीएच, एंटी डायबिटिक हार्मोन।
अच्छा, अब ये क्या करता है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन क्या करता है, ये भी जाके ना इसके इधर रिसेप्टर, इसका सरफेस भी होता है खैर, अपने रिसेप्टर के जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर होता है, उसके थ्रू एक्टिवेशन करवाते हैं। अंदर है ना वेजिकल्स होती हैं सेल के अंदर, जिनके ऊपर मौजूद होता है एक्वापोरिन प्रोटीन्स, जो है ना बेसोलैटरल सरफेस प्रिंसिपल सेल की, उस पे तो एक्वापोरिन्स ऑलरेडी मौजूद होते हैं, सही है। लेकिन जो अपनी ल्यूमिनस सरफेस है ना, यहाँ पे मौजूद नहीं होते। यहाँ पे तभी, यहाँ पे ना तब आएंगे जब एडीएच आएगा। एडीएच नहीं होगा तो जो वाटर है उसके लिए कोई खास चैनल्स नहीं होंगे, तो और मोस्टली वाटर, फ्री वाटर जो है मोस्टली वो कहाँ चला जाएगा, एक्सक्रीट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने फ्री वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवानी है तो उसके लिए आपको चाहिए एडीएच। एडीएच आएगा, वो क्या करेगा, वो जाके इधर अंदर वेजिकल्स होती हैं जिनके ऊपर ये एक्वापोरिन 2 चैनल्स पड़े होते हैं, उनको मूव करवाएगा, और वो वेजिकल्स आके आप कह लो कि मतलब ये वेजिकल्स आके मेम्ब्रेन के ऊपर आके अटैच हो जाएंगी, ठीक है, और जो चैनल्स हैं वो आ जाएंगे मेम्ब्रेन के ऊपर, सही है। तो अभी चैनल्स आएंगे, ये एक्वापोरिन 2 है, इनके आने की वजह से क्या होगा कि जो वाटर है, फ्री वाटर है, वो इसके थ्रू रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। आई बात समझ, एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन है ना, तो जब ये आएगा चैनल्स ओपन करेगा, वाटर चला जाएगा, और एंटी डायूरेटिक मतलब कंसंट्रेटेड यूरिन पैदा होगा। ये फ्री वाटर रिटेंशन करवाते हैं एक्चुअली, और इसी तरह इसकी जब कमी होगी तो ये चैनल्स नहीं होंगे। ये चैनल्स नहीं आएंगे सिर्फ इधर ल्यूमिनल सरफेस पे, और वाटर जो फ्री वाटर है वो मोस्टली ज़ाया चला जाएगा। तो इस तरह एडीएच एक्ट करता है, ये भी समझ आ गया हमें। अब है ना, मैंने आपको वैसे सोचा था डाययूरेटिक्स बाद में कराऊंगा, लेकिन फिर दोबारा सब कुछ ट्राई करना पड़ेगा। मैं आपको ना एक दो पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक्स बताना चाहता हूँ, बल्कि बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक हो गया यहाँ तक।